सबसे पहले हम नेफ्रॉन को समझते हैं कि यार नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन हमने पढ़ा था कि हमारी किडनी है, कि हमारी किडनी में लाखों करोड़ों के हिसाब से क्या है, नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस जो कि क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। अब होता क्या है, फर्ज करो कि ये क्या है, आपका आफरेंट आर्टरियोल आता है, रीनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी से क्या बनता है, आफरेंट आर्टरियोल। आफरेंट आर्टरियोल से मैंने क्या कहा था, आओ ब्लड को अंदर लेके आता है। जब ब्लड अंदर आता है तो इससे क्या बनता है, ग्लोमरुलस बनता है। और उसके बाद ये क्या बन जाता है, इफरेंट आर्टरियोल। उसके बाद हमने कहा था कि आपका नेफ्रॉन स्टार्ट होता है, और उसको वो क्या था कि सबसे पहले आपका क्या होता है, बोमन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल होता है, और उसके बाद एक गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं पीसीटी। ठीक है, ये मैंने गुच्छा नहीं बनाया, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और इसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये लूप है, ये नीचे की तरफ आती है, नीचे आती है, और नीचे जो बंदा आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। तो ये लूप है और ये नीचे आ रही है, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। और उसके बाद ये क्या करती है, नीचे से मेड्यूला से चक्कर लगा के, हमने कहा था ना कि ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, नीचे वाला मेड्यूला में होता है। तो क्या होता है, ये जो लूप होती है ऊपर जाती है, और जब ये वापस कॉर्टेक्स में पहुंचती है तो एक और गुच्छा बनता है, उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कहते हैं डीसीटी। और ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ये ऊपर चढ़ रही है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डीसीटी के बाद आपकी एक और डक्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक नेफ्रॉन का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अब हमने पढ़ना है कि यार आपका जब ब्लड आता है, देखो ब्लड में तो आपके क्या थे, आरबीसीज थे, ब्लड में क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन थी, ब्लड में क्या था, सोडियम था, पोटाशियम था, बाइकार्बोनेट था, जो जहान का सामान आपके ब्लड में होता है। अब हमने, जाहिर बात है कि हमने ब्लड को यूरिन में थोड़ी जाया करना है। हम क्या करते हैं, हमारे हमारी किडनी में अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं, फिल्टर रखे हैं, जो कि क्या करते हैं, हम जितना हमें सोडियम चाहिए होता है हम सोडियम को वापस बुला लेते हैं, पोटाशियम को वापस बुला लेते हैं, बाइकार्बोनेट को वापस बुला लेते हैं। इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो यही हम पढ़ने लगे हैं, हर हिस्से का हम लहदा पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर आता है तो समझ लें आपको रीनल सिस्टम की बेस आती है। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। अब क्या होगा, ब्लड आपका यहाँ से आएगा। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि आपका क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पोडोसाइट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसीज को पीछे रखते हैं। जो आरबीसीज होंगे वो तो आपके आगे नहीं जाएंगे, बट जो आपके आइंस होते हैं, जो आपके बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो आपके पोटाशियम होता है, जितनी भी आपकी ग्लूकोज होता है, वो किस में चला जाता है, वो इन ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। अब हम पढ़ने लगे हैं पीसीटी, कि पीसीटी में हमारी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि वापस हमारे ब्लड में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। दोबारा सुने, जो ब्लड होता है, जो फिल्टर होता है, इसमें हर चीज चली जाती है, सोडियम पोटाशियम जितना गंद बला है सब चला जाता है। लेकिन हमें तो ये इनकी जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको पीसीटी से वापस बुला लेते हैं। तो हम ये पढ़ने लगे हैं कि पीसीटी में आपकी कौन कौन सी चीज वापस आती है। तो पीसीटी को मैंने जूम करके जब देखा, तो जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा। मैं आपको दो बहुत बेसिक बातें बताने लगा हूं, और वो अपने पल्ले बांध लें। वो क्या है, देखो, कोई भी एक सेल होता है ना, जो हमारा एक सेल होता है, ठीक है। बल्कि हम ऐसा करते हैं, फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है जी, एक ट्यूब है। ये क्या है, ट्यूब है। अब हमें पता है कि जो कोई भी वेसल होती है, उसमें अंदर जो उसका सुराख होता है, जो उसकी खाली जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब जो आपके ल्यूमन होती है, इसमें ना जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सेल है आपके, जो उसकी दीवारें होती है वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब जो सेल होता है उसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो मेम्ब्रेन ल्यूमन की तरफ होती है उसको हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन उसकी ब्लड की तरफ होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन उसकी बाहर की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं बेजल। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। अब यही कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा अप्लाई करने लगा हूं। जब मैंने पीसीटी को जूम करके देखा, बहुत ज्यादा मैंने जूम किया, तो मुझे क्या मिले, मुझे मिले पीसीटी के सेल्स। ठीक है, पीसीटी के सेल्स। और ये क्या है, ल्यूमन है, ल्यूमन। और ल्यूमन में क्या है, मेरा वो वाला मटेरियल है जो फिल्टर हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है, ब्लड है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, ब्लड है। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, टाइम कम है। जो ये वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, जो ल्यूमन की तरफ होती है। और जो ब्लड की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जो आपका फिल्ट्रेट है, जो आपका यूरिन है, वो कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है ल्यूमन में। जो जो हमें चीजें चाहिए होंगी, हमारे सेल क्या करते हैं, यूरिन से उठाते हैं, सेल में जाता है, सेल से उठाता है और कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बात बताई है कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम पीसीटी से वापस बुला लेते हैं कि भाईजान आ जाओ, हमें
जरूरत पड़ गई है। वो है ना कि पेशाब, खैर छोड़ो, वो खराब हो जाएगा। अच्छा, हम यूरिन, यूरिन से पीसीटी, पीसीटी से ब्लड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पीसीटी में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो रीअब्सॉर्ब होती हैं। तो पीसीटी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं, रीअब्सॉर्ब होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। अब मैं आप सेल बनाता हूं। फर्ज करो कि ये क्या है, एक मैंने पीसीटी की जो ल्यूमन था, सॉरी, जो पीसीटी की ट्यूब्यूल है उसका मैंने एक सेल बना दिया यहाँ पे। ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये मैंने एक सेल बना दिया। ये किसका सेल है, पीसीटी का। और इसके साथ ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये एपिकल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, उसका ल्यूमन है, मतलब यहाँ पे उसका यूरिन बन रहा है। और ये क्या है, ब्लड है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। अब जो जो हमें चीजें चाहिए हम उसको कैसे बुलाते हैं, हम ये पढ़ने लगे हैं। तो इसको आपने, ये आपको बहुत डरावना लग रहा है लेकिन आसान है। लेकिन अगर आपको समझ आए तो ये आसान है, वरना आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन इसको समझना है, बहुत आसान है। देखो, हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। हम कहानी अपनी शुरू करते हैं जी, हाइड्रोजन से। जो आपका ये सेल होता है ना, इनमें हाइड्रोजन होता है। इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन ना बाहर आ जाता है। एक यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये हाइड्रोजन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। किस में आ जाता है, यूरिन में आ जाता है। ओके, जो यूरिन में हाइड्रोजन था ये यहाँ पे आ जाता है। अब जो यूरिन में बाइकार्बोनेट, अब हम क्या पढ़ने लगे हैं कि जो बाइकार्बोनेट है, जो HCO3 है, हम उसको वापस कैसे बुलाते हैं, वापस ब्लड में कैसे बुलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पे आता है, ल्यूमेन में आता है। वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट के साथ। और ये हम हजार दफा पढ़ चुके हैं कि जब बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ Ca। ये हम हजार दफा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको तेजी से पढ़ा रहा हूँ कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये जो होता है, ये प्रोडक्ट होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। ये फौरन टूट जाता है, किसमें, H2O में, वाटर में, प्लस CO2 में। ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना, और वो टूट गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये वापस जाते हैं किसमें, सेल में। जो हमारा पीसीटी का सेल है उसमें वापस जाते हैं। जब ये वापस जाते हैं तो ये वहां जाके क्या कमाल करते हैं, ये वहां जब जाते हैं तो वहां जाके ये फिर रिएक्ट करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, H2CO3, H2CO3। और जो H2CO3 है ये फिर टूटता है किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट में। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो जो आपका बाइकार्बोनेट बाहर पड़ा हुआ था वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड थे वो अंदर गए, अंदर उन्होंने फिर रिएक्शन किया कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की वजह से, और किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में। अगर आप गौर करें तो आपका जो बाइकार्बोनेट बाहर पड़ा था वो कहां पे चला गया है, वो अंदर चला गया है। वो कहां पे चला गया, अंदर चला गया। और ये जो हाइड्रोजन था ये कहां आ गया, चुप करके बाहर आ गया ताकि ये अगला शिकार कर सके। ये क्या है, शिकारी है। ये किसका शिकार करता है, बाइकार्बोनेट का। कि इसने बाइकार्बोनेट को पकड़ा, अंदर डाल दिया, फिर उसने क्या किया, फिर वो दूसरे शिकार पे निकल गया। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी यूरिन से वापस बाइकार्बोनेट को कैसे बुलाती है। तो कैसे बुलाती है, ऐसे बुलाती है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब आगे है, आगे थोड़ी सी बातें आसान है, और इसमें ये जो पीसीटी है इसमें काफी कहानियां, तो मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं कि यार हमारा जो ग्लूकोज होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो भाईजान अभी अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका पीसीटी होता है, डॉक्टर निम्रा कह रही है रिपीट करते हैं। ओके, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट बस। जो हमारे पीसीटी के सेल्स होते हैं, पीसीटी के सेल्स में क्या होता है, जो इनमें एपिकल मेम्ब्रेन होती है, जो ल्यूमन साइड की तरफ मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, SGLT2। और SGLT2 क्या करता है, सोडियम को अंदर फेंकता है, सोडियम को सेल के अंदर लेके जाता है, और उसके साथ बोनस में किसको लेके जाता है, ग्लूकोज को। तो आपका जो जितना भी ग्लूकोज है वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है, पीसीटी में। और यही जो रिसेप्टर हैं, यही जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के रिसेप्टर है, ये 375 पे जाके इनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। पूरी किडनी में जितने भी रिसेप्टर होंगे वो सारे क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। और वो कहते हैं खसमान को अब हम इसके बाद और नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है उसको फिर यूरिन में ही रहने देते हैं। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में रहता है, यूरिन में रहता है। और ये एक बेसिक बात है। अच्छा, डॉक्टर निम्रा ने कहा, एक दफा रिपीट कर दें। मैंने कहा कि यार हमें बाइकार्बोनेट की जरूरत है। अब हम बाइकार्बोनेट को यूरिन में नहीं जाने दे सकते, हमने इसको वापस बुलाना है कि भाईजान आ जाए, वापस घर आ जाए। अब वो ऐसे नहीं आता। जो बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है। हाइड्रोजन हमारे यूरिन में होता है और उसके साथ रिएक्शन करता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाता है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाते हैं, आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये सेल के अंदर जाते हैं और ये फिर
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको एक और एंजाइम आता है और क्या करता है, इनको कार्बोनिक एसिड में बनाता है, और कार्बोनिक एसिड फिर टूटता है किस में, हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में। अब अगर आप गौर करें तो ये जो कार्बन ओवरऑल हमारे पास क्या बचा है कि जो बाइकार्बोनेट हमारे यूरिन में था वो किस में आ गया है, सेल में आ गया। वो किस में आ गया, सेल में आ गया। अब होता क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट है यहाँ पे जो हमारी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। हमारे रब ने, हमारे खालिक ने यहाँ पे बेसोलेटरल पे हमारा एक और ट्रांसपोर्टर रखा है जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, सोडियम और बाइकार्बोनेट को वापस ले आता है, वापस ब्लड में ले आता है। तो सोडियम और बाइकार्बोनेट हमारे क्या हो गए हैं, रीअब्सॉर्ब हो गए हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट है तो इस तरह रीअब्सॉर्ब होता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक मैकेनिज्म और ये आपकी बुक पे एग्जैक्ट बना हुआ है। आई होप कि डॉक्टर निमरा आपको ये बात समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सोडियम कहां से आया है। तो सोडियम कहां से आया, जब हाइड्रोजन बाहर जाता है तो इसके बदले में जो हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, काउंटर ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, वो सोडियम को अंदर ले आता है। तो सोडियम जब अंदर आता है तो वो बाहर लेके जाता है किसको, बाइकार्बोनेट को। बात ये इतनी ये सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन को काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है जो कि हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है, सोडियम को अंदर ले आता है। ओके, अब जरा हम थोड़ा सा इसको तड़का लगाते हैं कि इसमें हमारे मतलब क्या बात है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। आप सारे माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं असीटाजोलामाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, असीटाजोलामाइड। सर ग्लूकोज के साथ भी तो, एक मिनट सर, ग्लूकोज के साथ भी तो जा रहा है सेल में सोडियम, कहाँ पे जा रहा है ग्लूकोज के साथ। हाँ, एक ये भी देखो, एक ये सोडियम का सोर्स है और एक ये सोडियम का सोर्स है, और ये दोनों सोडियम कहाँ पे जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। ये यस, वेरी गुड। ओके, ये डॉक्टर मैरी जो भी हैं अपना आप नाम ठीक कर लें वरना हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बगैर अगर आप गलत नाम लिखेंगे तो फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा। आप ओरिजिनल नाम लिखें जो आपके माँ बाप ने आपका रखा है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं असीटाजोलामाइड, ठीक है, असीटाजोलामाइड। अब असीटाजोलामाइड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें माशाल्लाह आप जाते हो कहाँ पे, नारायण कगान। अभी हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि आप जब नारायण कगान जाते हो तो क्या होगा, नारायण कगान जाते हो तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, आपको हाइपोक्सिया होता है। आप क्या करते हो, आप तेजी से सांसें लेते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप बहुत तेजी से सांसें लेते हो, आपको आप ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हो, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं आती। क्या होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो आपने याद रखना है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, हम तेजी तेजी से सांसें लेते हैं। जब तेजी तेजी से सांसें लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है। ये क्या होती है, एसिडिक होती है। जब एसिड को बॉडी से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस। ये हमें क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस, अल्कलोसिस। और अब हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हम चुप करके क्या करेंगे, असीटाजोलामाइड देंगे। ये एक ड्रग है, ये कहाँ, ये चुप करके जाती है, ये बड़ी मिसनी, और किसके पास जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के पास जाती है, और उसको कहती है कि बाइकार्बोनेट को अब्सॉर्ब नहीं होने देना। जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका बाइकार्बोनेट क्या होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो बाइकार्बोनेट किसमें चला जाएगा, गटर में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट तो अल्कली है, ये तो एक बेस है। तो क्या होता है, आपकी जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि आपको हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, अल्कलोसिस हो जाती है। तो असीटाजोलामाइड देने पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जब हम असीटाजोलामाइड देंगे तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट हमारे गटर में चला जाएगा, पेशाब के रास्ते बाहर चला जाएगा, और क्या होगा, हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने बेस को रिमूव कर दिया है, पीछे एसिड बच गया तो उसको हमने ठीक कर दिया। आई होप कि मेरी बात ये समझ आ चुकी है। उसके बाद एक और बात है, और मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूँ, वो थोड़ी सी मुश्किल बात है। जल्दी मुझे बताएं कि यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हुई हैं, फिर हम आगे चलें। जल्दी बताएं, शाबाश। आसान है, लेकिन अगर आप समझोगे तो, अगर आप समझ लोगे ना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको ये बहुत आसान लगेगा। डॉक्टर आशा कह रही हैं एक दफा रिपीट कर दें। ओके डॉक्टर आशा, आई थिंक आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ हमसे, तो चलें आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई मसला नहीं है। इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रही। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ।
जब हम नारायण कगान जाते हैं, फर्ज करो एक बंदा है और वो कराची से कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है नारायण कगान पे। जब वो नारायण कगान जाता है तो वो हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, और हमें पता है कि क्या हुआ, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऑक्सीजन कम होती है। जब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी ना, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको हाइपोक्सिया होगा। उसको क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। जब उसको हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया की वजह से वो जल्दी जल्दी सांसें लेगा, वो तेजी तेजी से सांसें लेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के चक्कर में वो क्या करता है, जब वो तेजी से सांसें लेता है तो हर सांस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। लेकिन जब वो तेजी तेजी से सांसें लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से ज्यादा रिमूव हो जाएगी ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। ओके। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव होगी तो चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक है, ये एसिडिक होती है, ये पीएच को कम करती है। जब हमने एसिड को ही खत्म कर दिया, एसिड को ही हमने दफा कर दिया, दूर कर दिया, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में हो जाएगी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, हमने ये पढ़ना है। सिर्फ इधर ये लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्कलोसिस होगी। जब अल्कलोसिस होगी तो अब तो हमारे मरीज को उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, सर दर्द होगा, बड़े मसाइल होंगे। हम उसको कैसे ठीक करते हैं, हम देते हैं उसको एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड कहाँ पे जाएगा, उसके कार्बोनिक एनहाइड्रेस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जिससे क्या होगा, जो उसका बाइकार्बोनेट है, जो एक बेस है, जो एक क्या है, बेस है, वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी, वो यूरिन के रास्ते बाहर चली जाएगी, और क्या होगा, हमारे पेशेंट की पीएच फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो हम यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड को टू ट्रीट हाई हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, और ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इधर लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। हम आगे चलते हैं, और आगे अब मैं आपको बुक वाली लाइंस बता देता हूँ कि आपकी बुक ने क्या क्या लिखा हुआ है। माशाल्लाह आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जब आपका पीसीटी होता है, पीसीटी में क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। पीसीटी में क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं आपकी, रीअब्सॉर्ब होता है ग्लूकोज। ओके। अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था, पीसीटी में वो रीअब्सॉर्ब करता है ग्लूकोज को। अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज वाला है, सोडियम है और बाइकार्बोनेट, ये तीनों नहीं आपने भूलने, बाकी चाहे आप भूल जाओ। उसके बाद फॉस्फेट, जो फॉस्फेट होते हैं थोड़े बहुत वहां आपके अब्सॉर्ब होते हैं, कहाँ पे, पीसीटी में। इसके अलावा आपके पोटाशियम, ठीक है, इसके अलावा पोटाशियम, और जो आपका 65 to 80% वाटर है, जो 65 to 80% वाटर है, वो अब्सॉर्ब होता है किस में, पीसीटी में। अब आपके सारे सबके जहन में आ रहा होगा कि यार वाटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने क्या कहा कि आपका जो सोडियम है, जो आपका सोडियम है वो क्या है, वो सोडियम हमारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब आप अपने पल्ले मेरी एक बात बांध रहे हैं, बात क्या है, सोडियम गर्लफ्रेंड है और वाटर क्या है, उसका बॉयफ्रेंड है। जहां पे गर्लफ्रेंड जाएगी उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जिस तरफ सोडियम जाएगा उस तरफ वाटर जाएगा, ये सीधी बात है। और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, या फैसिलिटी, सॉरी, ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। जिस तरफ गर्लफ्रेंड उस तरफ बॉयफ्रेंड, जिस तरफ सोडियम उस तरफ वाटर। तो सोडियम हमारा क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो सोडियम के पीछे पीछे क्या कौन चला जाएगा, वाटर उसका पीछा करते करते वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसमें बात ये अहम नहीं है, बात इसमें ये अहम है कि 65 to 80% जो वाटर है, जो फिल्टर होता है, वो वापस हमारे ब्लड में चला जाता है, किस में, सिर्फ पीसीटी में, ये बात अहम है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जनरेट एंड सेक्रीट अमोनिया। अब ये जो मैं कंसेप्ट आपको बताने लगा हूं ना यार, इस कंसेप्ट ने मुझे बहुत तंग किया था। ये मैं 1-2 दिन इसके पीछे लगा रहा हूं, मुझे फिर भी ये समझ नहीं थी आई, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको ये 5 मिनट में समझ आ जाएगी। वो क्या है, देखो, जो आपके पीसीटी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं, ये जनरेट करते हैं अमोनिया, ठीक है, ये जनरेट करते हैं अमोनिया। जो आपके पीसीटी होते हैं ना, ये आपने बात याद रखनी है, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये अमोनिया को जनरेट करता है। ये क्या करता है, ओके, दे नीड टू सेक्रेट मोर हाइड्रोजन, इसको हम समझना है, और ये बात अभी आपको बाद में समझ आएगी, अभी नहीं है समझ आएगी। जो ये क्या करता है, अमोनिया जनरेट करता है, डेट अनेबल डेट एनेबल डेट एनेबल किडनी डेट एनेबल किडनी टू सेक्रीट मोर हाइड्रोजन। इस लाइन को 1 मिनट अब रहने दें, सिर्फ इसमें आपने ये बात याद रख लें कि जो आपके पीसीटी होते हैं वो अमोनिया को जनरेट करते हैं, ये अमोनिया को बनाते हैं। अब हम इसको बाद में समझेंगे कि इसमें होता क्या है। अच्छा, अब होता क्या है, उसने लिखा हुआ है कि जो आपका अमोनिया है ना, अमोनिया जब बनता है पीसीटी में, तो क्या होता है, आपकी जो किडनी है ये मोर हाइड्रोजन को सक्रिएट कर पाते हैं। इसको हमने समझना है, इसको हमने कैसे समझना है, हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल्स, जिसको हम कहते हैं इंटरकलेटेड सेल। इंटरकलेटेड सेल अभी हमने पढ़ने हैं। इंटरकलेटेड सेल क्या करते हैं, इंटरकलेटेड सेल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हमारे यूरिन में डालते हैं। इंटरकलेटेड सेल
क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हमारे यूरिन में डालते हैं। अब होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो अगर देखो हाइड्रोजन क्या है, एसिड है, और एसिड को अगर हम अपनी किडनी से गुजारेंगे, वो तो किडनी का काम ही तमाम कर देगा। वो जहां जहां से गुजरेगा हमारी किडनी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी पीसीटी को हुक्म दिया कि भाईजान आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है अमोनिया। आपने क्या बनाना है, अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और क्या बनाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आइन। ठीक है, अमोनियम आइन, अमोनियम आइन। और ये जो अमोनियम आइन है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये कोई खतरनाक बंदा नहीं है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन था, ये बहुत खतरनाक था। तो इस वजह से आपकी बुक ने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन आपको ये मैं दोबारा अभी पढ़ाता हूँ इंटररिलेटेड सेल में भी। और ये बड़ी मुश्किल, मुझे खुद ये इस बात समझ आई थी कि जो आपके पीसीटी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना अमोनिया को बनाते हैं। अमोनिया जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अमोनियम क्या करता है, अमोनियम चुप करके बाहर चला जाता है। तो इस तरह हम अपने किडनी से हमारी बॉडी क्या करती है, रिमूव करती है हाइड्रोजन को, एसिड को। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा अभी बताता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट एड का ये वाला पेज है ना, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। बाकी आप जितना इसको पढ़ोगे, आप और ज्यादा इसको उलझनों में पढ़ते रहोगे। मैंने खुद गाइटन पढ़ी है, तो मैंने गाइटन का वो सारा इसका चैप्टर पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी तक मुझे अगर आप पूछे ना कि आपको क्या चीजें याद है, तो मुझे सिर्फ यही चीजें याद है जो फर्स्ट एड पे लिखी हुई है। बाकी मुझे हर चीज भूल चुकी है। तो आपने फर्स्ट एड कर लेनी है, लेकिन इसको अच्छे से करना है, एक एक लफ्ज को अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी एक एक लफ्ज में पूरी पूरी कहानी होती है, उसको आपने समझना है। आपको समझ नहीं आती, आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन आपने इसको समझना है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और आगे है जी, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन। जब जो पीटीएच होता है ना, जो पीटीएच होता है, पीटीएच क्या करता है, पीटीएच क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है किसको, इनहिबिट कर देता है किसको, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट को। अब हम मैंने ये नहीं बनाया, यहाँ पे ना एक और ट्रांसपोर्टर होता है जो कि क्या करता है, सोडियम और फॉस्फेट को अंदर लेके जाता है, सोडियम और फॉस्फेट को वापस ब्लड में बुलाता है। तो जो पीटीएच होता है, ये क्या करता है, इस ट्रांसपोर्टर को ही क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब ये ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो फॉस्फेट होगा वो वापस नहीं ब्लड में आ पाएगा, और वो कहाँ किस में चला जाएगा, गटर में चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जब भी पीटीएच आता है तो वो क्या करता है, सोडियम और फॉस्फेट के को ट्रांसपोर्टर को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फॉस्फेट होता है वो किस में रहता है, वो हमारा किस में चला जाता है, यूरिन में चला जाता है। बहुत आसान बात है। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये वो वाली बात है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी स्टूडेंट से पूछेंगे ना, तो इनशाला उसको नहीं आएगी, लेकिन आपको इनशाला इनशाला आती होगी। और वो बात क्या है, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो हमारा हार्मोन है, ये एक हमने आगे जाके एक सिस्टम पढ़ना है, रास मैकेनिज्म। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, रास। इसको हमने कल या परसों पढ़ेंगे। तो इसके इसके एंड प्रोडक्ट में एक हार्मोन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन 2, AT2, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे ये जो सोडियम है जो अंदर जा रहा है, और हाइड्रोजन जो वापस आ रहा है, इसकी तादाद बढ़ा देता है। जो ये वाला ट्रांसपोर्टर था जो सोडियम को अंदर लेके जाता है, सोडियम को ब्लड में लेके जाता है, हाइड्रोजन को बाहर लेके आता है, इसको ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। इसको ध्यान से समझना, ये वरना आपको तंग करेगा। ठीक है। अच्छा, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये इस ट्रांसपोर्टर की स्टिमुलेट कर देता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, जब ये, अब हम पहले ये समझते हैं कि ये रिलीज कब होगा। फर्ज करो माशाल्लाह आप किर्गिस्तान में हो, और आप चले जाते हो हाइकिंग पे। ठीक है, आप चले जाते हो पहाड़ों पे, और जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको लग जाती है प्यास, और एक्सट्रीम थर्स्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, और पानी वहां पे नहीं है, तो आपको लग गई प्यास। प्यास से क्या होगा, प्यास से क्या होगा, आपकी बॉडी में पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम होगा तो क्या होगा, आपका बीपी कम हो जाएगा, आपको हाइपोटेंशन हो जाएगी। जब आपको हाइपोटेंशन होगी तो क्या होगा, आपका एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ये हमने पढ़ना है, इसका पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा। जब भी आपका बीपी गिरता है ना, जब भी आपका बीपी गिरता है, आपका क्या होता है, आपका एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है, एंजियोटेंसिन बड़े काम करता है, लेकिन एक काम ये क्या करता है, ये पीसीटी के पास आता है, और जो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर है उसकी तादाद को बढ़ा देता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, अब जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इसको समझना है आपने, वरना आपको ये तंग करेगी बात। जब सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, या जो सोडियम हाइड्रोजन हमारा काउंटर ट्रांसपोर्टर, ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो,
ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, सोडियम को क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो एंजियोटेंसिन 2 जब आएगा तो क्या होगा, आपका जो सोडियम है वो वापस आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका सोडियम क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्या होगा आपका, रीअब्सॉर्ब होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस डायग्राम पे, जब सोडियम ज्यादा होगा, जब सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपका बाइकार्बोनेट क्या होगा, ज्यादा बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे भी तो एक मैकेनिज्म है ना, तो अगर मैं सोडियम को ज्यादा करूंगा तो ज्यादा सोडियम बाहर जाएगा ब्लड में, जब ज्यादा सोडियम जाएगा तो ज्यादा बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, जब ज्यादा बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, शाबाश बताएं। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक बेस है। बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है। बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है। और आपकी बुक ने एक टर्म लिखी है, आपकी बुक ने एक टर्म लिखी है, और वो टर्म क्या है, कंट्रैक्शन अल्कलोसिस। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन अल्कलोसिस, कंट्रैक्शन अल्कलोसिस। कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, कंट्रैक्शन का मतलब है लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, लो ब्लड वॉल्यूम। आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम है, लेकिन आपको क्या हो गई है, अल्कलोसिस हो गई है। अल्कलोसिस क्यों हो गई है, ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, सोडियम को रीअब्सॉर्ब ज्यादा करा दिया। जब सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो बाइकार्बोनेट को अपने साथ साथ ही ले जाएगा। जब बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या आ जाएगा, अल्कलोसिस। तो जब भी एंजियोटेंसिन 2 आता है तो हमें ये क्या कॉज कराता है, हमें ये क्या कॉज कराता है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन हमें क्या होती है, अल्कलोसिस। हमें क्या होती है, अल्कलोसिस। तो यही तो आपकी बुक ने बात लिखी हुई है, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी है कि जब आप सहरा में जाते हो, जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, जब आप आवारागर्दी करते हो और पानी नहीं पीते, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में कंट्रैक्शन अल्कलोसिस होती है। सीधी बात है, इसमें कोई मैंने आपको ऊपर नीचे नहीं बताया कि ये भी हो जाता है वो भी हो जाता है, सीधी बात है। जब आपका बीपी लो होता है, एंजियोटेंसिन 2 आता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, रीअब्सॉर्ब होता है तो क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमें अल्कलोसिस हो जाती है। और चूंकि हमारे ब्लड भी कम है और अल्कलोसिस है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन अल्कलोसिस। जल्दी बताएं शाबाश, कि आपको ये समझ आई है या नहीं आई। या किसी एक बंदे को भी समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा, जल्दी बताएं शाबाश। देखो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें पूरी कहानी है। डॉक्टर काशिफ को क्लियर है, और बाकी भी बताएं। डॉक्टर निमरा को भी क्लियर है और डॉक्टर अनम को भी क्लियर है। बहुत आसान बात है, लेकिन ये अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर मैरी, आपने नाम चेंज नहीं किया, मुझे मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके। डॉक्टर आई थिंक एक दो बंदे कह रहे हैं इसको रिपीट कर दें। ओए रिमूव, रिमूव तो मैंने आपको कर दिया था, फिर ये आप वापस कैसे आ गए हो। ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि समझ नहीं आई। देखो मैंने आपको सीधी बात बताई है। जब आपको शदीद प्यास लग जाएगी तो क्या होगा, आपके ब्लड में आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आपका बीपी ड्रॉप कर जाएगा। जब आपका बीपी ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, रास मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये जो काउंटर ट्रांसपोर्टर है जिसने सोडियम को अंदर हाइड्रोजन को बाहर निकालना था, इसको स्टिमुलेट कर देता है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा। जब ज्यादा से ज्यादा सोडियम हमारे सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, चूंकि सोडियम का एक को ट्रांसपोर्टर है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट हमारे किस में आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट एक बेस है और ये अल्कलोसिस कॉज कराता है। चूंकि हमारे ब्लड में ज्यादा बाइकार्बोनेट हो गया और हमें प्यास लगी है, हमारे बीपी भी कम है, तो क्या होगा, हमें कंट्रैक्शन अल्कलोसिस हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन अल्कलोसिस हो जाएगी। कंट्रैक्शन अल्कलोसिस हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी कंट्रैक्शन अल्कलोसिस, और इट इज ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2। इट इज ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं, और ये आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। एक और अहम बात, ये जो पेज है, इस पेज को आपने लाजमी रट लेना है, वरना आपको कल वाली क्लास की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अगर ये जो आपके सेल हैं इनमें कोई डिफेक्ट हो, इनमें कोई मसला हो, आपको क्या हो, अपने को लाजमी करना है, फैंकोनी सिंड्रोम होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। पीसीटी, पीसीटी के बाद आता है आपका ये भी हो गया। उसके बाद आता है थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले। ये भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है। थिन थिन डिसेंडिंग, ठीक है, थिन डिसेंडिंग। पहले मैं आपको जनरल एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। गौर करें, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले थी। ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले।
इसका ना एक थिन पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि जैसे जैसे आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे मेडुला में आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले में आता है, तो उसमें वाटर कैसे निकलता है, उसमें वाटर कैसे निकलता है, तो हम पढ़ने लगे हैं। इसको हम कहते हैं थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले। अब हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू, यार एक मिनट, ओके जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इट इज परमिएबल टू वाटर। ये क्या होता है, परमिएबल टू वाटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इसमें से पानी बहुत बड़े अच्छे तरीके से बाहर आ सकता है। अब होता क्या है, ये फर्ज करो ये आपका जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है ना, ये थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, तो आपका जो यूरिन है वो तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो यूरिन है वो अंदर पड़ा हुआ है, तो जो इसमें वाटर होगा, वाटर बाहर आ जाएगा। वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इधर अपनी आसानी के लिए आप दो बातें लिख लें, वो क्या है, जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इस ये क्या है, परमिएबल टू वाटर होता है। और ये जो सल्यूट होता है, जो आपका सोडियम है, जो वाटर, बाकी चीजें हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये क्या होगा, उनके लिए ये क्या होगा, उनके लिए ये इम्परमिएबल होगा। मतलब पानी तो इसमें से गुजर सकता है, बट इसमें से जो आपके सोडियम, इसमें से आपके पोटाशियम, ये नहीं गुजर सकते, ये नहीं गुजर सकते। तो इस वजह से इसमें सिर्फ आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है ना, जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है, इट मेक्स यूरिन, ठीक है, इट मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक, इट मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक। मतलब कि ये हमारे यूरिन को गाढ़ा बनाता है, कंसंट्रेटेड बनाता है। कैसे, कि जो पानी होता है यूरिन में, उसको ये बाहर ले आता है, उसको वापस ब्लड में ले आता है, और जो बाकी चीजें बच जाती हैं। चूंकि देखो, अभी मैंने पढ़ा था, बताया था कि जिस तरफ सोडियम उस तरफ वाटर, जिस तरफ सोडियम उस तरफ वाटर। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये एक मेंस टॉयलेट है, ये क्या है, एक आदमियों का टॉयलेट है। इसमें मर्द तो आ सकती है लेकिन औरत नहीं आ सकती, क्योंकि वो इम्परमिएबल है। तो क्या होगा, जो बॉयफ्रेंड है वो तो बाहर निकल आएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड बेचारी अंदर ही इंतजार करती रहेगी और वो बाहर नहीं आ पाएगी। बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पानी बाहर आ सकता है, लेकिन अगर ये परमेबल होता तो सोडियम ने भी इसके पीछे पीछे आ जाना था, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। लेकिन ये चूंकि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो इस वजह से पानी बाहर आ जाता है, लेकिन जो सोडियम होता है वो अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो आपका थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज इम्परमिएबल टू सोल्यूट, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है ये गाढ़ा कर देता है। चूंकि इसमें से पानी को रिमूव कर लेते, तो जो यूरिन होता है वो इसमें गाढ़ा हो जाता है। ठीक हो गया, ये आसान बात है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लेना है। लेकिन इसमें जो पीसीटी है ना, वो आपने नहीं छोड़ना, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये आपने नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक असेंडिंग, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं कि यार जो हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, कि जो आपका असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जाता है, जो थिक असेंडिंग है जो ऊपर की तरफ जाता है, इसमें हम हमारी क्या क्या चीजें रिमूव होती हैं, क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखो गौर करो, आसान है। फर्ज करो ये आपका क्या है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, ठीक है, और ये उसका एक सेल है। थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, और ये क्या है, उसका एक सेल है, और ये एक दूसरा सेल है, और ये जो सेल है उसके दरमियान स्पेस है। गौर करो, अब आसान है। सबसे पहले क्या होता है, अल्लाह ताला ने जो इसमें जो इसकी एपिकल मेम्ब्रेन है, जो इसके ल्यूमन की तरफ होती है, जिसमें यूरिन होता है, उस तरफ एक ट्रांसपोर्टर रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसको क्या हम क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, ये एक ट्रांसपोर्टर है। ये इतना जबरदस्त है कि ये तीन आयंस को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ये यूरिन से तीन आयंस को उठाता है और किस में डाल देता है, हमारे सेल्स में डाल देता है। किसके सेल्स में, हमारे थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले में। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको आप याद कैसे करोगे, आपने देखा होगा एक सुपारी मिलती थी पहले 1 to 1, ठीक है, 1 to 1, एक सुपारी का नाम था 1 to 1, 1 to 1, ओके। और नमक का फार्मूला क्या आता है, नमक का फार्मूला आता है NaCl, और इसके साथ आपने लगा देना है पोटाशियम। अब ये मैंने आपको क्यों बात बताया, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है, एक सोडियम, दो क्लोराइड और एक पोटाशियम, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये दो क्लोराइड, एक पोटाशियम, एक सोडियम को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर है। अब हम आगे जाके एक डायूरेटिक्स पढ़ेंगे, और उसको हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। जो लूप डायूरेटिक्स हैं, ये मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा,
जो लूप डायरेटिक्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर होता है इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो क्या होगा, सोडियम हमारा अंदर नहीं जाएगा। जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो सोडियम का बॉयफ्रेंड कौन था, वाटर था। तो जब हमारा सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो वाटर भी अंदर नहीं जाएगा। जब वाटर नहीं अंदर जाएगा तो सोडियम और वाटर क्या होंगे, हमारे यूरिन के रास्ते बाहर चले जाएंगे। तो अगर एक बंदा है और हम कोई भी ऐसी कंडीशन है उसमें अडीमा वगैरह हुआ पड़ा है, तो हम क्या देंगे, हम उसको लूप डायरेटिक देंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका सोडियम बाहर जाएगा। तो क्या होगा, उसको उसका जो बॉडी का वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसमें सिर्फ ये ट्रांसपोर्टर सबसे अहम है, ये आपने नहीं भूलना। उसके बाद एक दो बातें और हैं, और वो बातें क्या हैं कि यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर होता है एटीपी। एटीपी की वजह से वो क्या करता है, जो ये सोडियम अंदर आता है, इन सोडियम की उठाता है और उसको बाहर फेंक देता है, और उसके बदले में टू पोटाशियम होते हैं उनको अंदर डाल देता है। टू पोटाशियम अंदर, तीन सोडियम बाहर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर होता है, जिसको हम क्या होता है, जैसे ही पोटाशियम देखो अंदर पोटाशियम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये जो पोटाशियम का अंदर ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, जो पोटाशियम है वो बाहर आ जाता है। पोटाशियम क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब होता क्या है, जब पोटाशियम बाहर आता है तो पोटाशियम भी पॉजिटिव है, इसके साथ एक और आयन पड़ा आता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो हमारे ब्लड में मैग्नीशियम और कैल्शियम यूरिन में जाते हैं, वो वापस कैसे आते हैं, जो आपके थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है। पोटाशियम जब बाहर आता है यूरिन में, तो पोटाशियम क्या करता है, इनको रिपेल करता है। यहाँ पे लिख ले रिपेल, तो चूंकि दोनों ये क्या है, पॉजिटिव है, तो जब ये रिपेल होगा तो जो पैरासेलुलर स्पेस है, जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या चला जाता है, वापस आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस आपने याद रखना है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय इन पैरासेलुलर स्पेस ड्यू टू ग्रेडियंट। क्योंकि एक तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम चुप करके इधर से गुजर जाएंगे। और क्या होगा कि चूंकि पोटाशियम भी ज्यादा है, पोटाशियम इनको रिपेल करेगा कि चलो दफा हो जाओ, तो वो इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा पोटाशियम होता है वो डिफ्यूज कर जाता है बाहर, पोटाशियम यहाँ पे, और जो आपका क्लोराइड होता है वो भी यहाँ पे डिफ्यूज कर जाता है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है, जो आपने समझनी है, वो ये वाली बात है कि इसमें एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि किस पे काम करता है, 1:1 स्पारी खाता है। 1:1 स्पारी क्या है, एक सोडियम, दो क्लोराइड, एक पोटाशियम, इनको क्या करता है, इनको ये वापस बुला लेता है। और जब हम लूप डायरेटिक देंगे तो क्या होगा, जो हमारा बॉयफ्रेंड है वो भी नहीं रीअब्सॉर्ब होगा, और गर्लफ्रेंड भी नहीं आएगी। तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको ज्यादा पेशाब आएगा, और उसका हम अडीमा ठीक कर सकते हैं बाय गिविंग लूप डायरेटिक। और ये हम दोबारा पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी वाली बातें कर लेते हैं कि आपकी थ्योरी में इसने क्या बातें लिखी हुई हैं। तो आपकी थ्योरी वाले ने इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, ये क्या करता है, ये रीअब्सॉर्ब करता है। ये क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है किसको, सोडियम को, पोटाशियम को। टू है कि आपका जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, ये किसको किसको अब्सॉर्ब करता है, सोडियम को, पोटाशियम को, क्लोराइड को। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली जो पैरासेलुलर स्पेस है, मतलब कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, इनडायरेक्टली किस किस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसके बाद उसने लिखा हुआ है इम्परमिएबल टू वाटर। अब पहले हमने कहा था कि वो जेंट्स टॉयलेट है, उसमें आपका वो जेंट्स टॉयलेट है, उसमें बॉयफ्रेंड जाएगा लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी। मतलब कि उसमें वाटर तो जा सकता है, लेकिन यार स्क्रीन का थोड़ा, ये इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको बस समझ आ जाएगी। क्योंकि वो मैच की वजह से ना इस टाइम इंटरनेट काफी खराब हो जाता है। तो खैर, हम बस ये थोड़ा सा रह गया, फिर हम क्लास भी एंड कर देंगे। तो उसके बाद कल फिर हम इंशाल्लाह आईपैड पे पढ़ेंगे ना, तो आपको सही क्लियर नजर आएगा। अच्छा, जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, ये क्या करता है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो थिन था वो क्या था, वो परमिएबल टू वाटर था, बट इम्परमिएबल टू सोल्यूट था। वो यूरिन को हाइपरटोनिक करता था। लेकिन ये जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, ये क्या करता है, ये आपके यूरिन को क्या करता है, हाइपोटोनिक करता है। ये आपके यूरिन को क्या करता है, लेस कंसंट्रेटेड करता है, डाइल्यूट करता है, उसको पतला करता है, उसमें से सोल्यूट को बाहर निकाल लेता है, उसमें से नमक को बाहर निकाल लेता है। लेकिन चूंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, तो पानी उसके अंदर ही रहता है, तो इसकी वजह से डाइल्यूट हो जाता है। जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। यूरिन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपका जो यूरिन होता है वो असेंड करता है, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, असेंड करता है, तो क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है।
और दूसरी एक और अहम बात यह है कि जब भी आपके थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मसला होगा तो आपको क्या होगा, आपको होगा बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, आपको क्या होगा, बार्टर सिंड्रोम, और ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताई हैं आज, और इनको आपने लाजमी करना है। बहुत आसान है। अगर आप इसको कल क्लास में आप थोड़ी सी एक दूसरे को तंग करने के बजाय इसको आधा घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और ये आपकी बेस है रीनल सिस्टम की। अगर आपको ये नहीं ना आता, समझ ले कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है। उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं अर्ली डीसीटी, और उसके बाद जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो थोड़ा सा लंबा है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी, अर्ली डीसीटी में हमने क्या पढ़ना है? अर्ली डीसीटी में अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया। हमने पीसीटी पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डीसीटी, उसके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, सॉरी उसके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और अब हम पढ़ने लगे हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूसरा गुच्छा था। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली डीसीटी। ठीक है, अर्ली डीसीटी, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी में क्या होता है? अर्ली डीसीटी में आपने जो बातें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, पहले हम इसका सेल बनाते हैं। जो अर्ली डीसीटी होता है, इसका सेल किस तरह का होता है? तो फर्ज करो ये इसका सेल है। ठीक है, ये इसका सेल है, ये आ गया जी इसका सेल। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। जो अर्ली डीसीटी होती है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ये क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड को अंदर लेके आता है, रीअब्सॉर्ब करता है। और अगर हम किसी बंदे को क्या देंगे, थायाजाइड डायूरेटिक, ये बहुत अहम बात है, ये हमने फार्माकोलॉजी में दोबारा भी पढ़नी है। अगर हम किसी बंदे को थायाजाइड डायूरेटिक देंगे, अगर हम किसी बंदे को क्या देंगे, थायाजाइड डायूरेटिक देंगे, तो क्या होगा? अगर हम किसी बंदे को थायाजाइड डायूरेटिक देंगे तो ये वाला जो रिसेप्टर है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम आपका रिअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा डीसीटी में, डीसीटी में। लेकिन जो आपका डीसीटी होता है ना, इसमें दो दो तरह के और भी चैनल्स होते हैं, दो तरह के और भी चैनल्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के। मैग्नीशियम भी अंदर बुला लेता है और कैल्शियम भी अंदर बुला लेता है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इनको कंट्रोल कौन करता है। तो हमने पढ़ा था भाईजान, हमने क्या पढ़ा था, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था एक हार्मोन, और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम को ज्यादा करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। तो जब भी पीटीएच आके लगेगा किसमें, डीसीटी में, तो क्या होगा, जो पीटीएच है ये क्या करेगा, इन ये जो कैल्शियम के रिसेप्टर बनवाएगा, कैल्शियम के रिसेप्टर बनाएगा। जब कैल्शियम के रिसेप्टर बनेंगे तो कैल्शियम आपका किस में से, यूरिन से वापस आ जाएगा किसमें, ब्लड में। किसमें? ब्लड में। अब आपका कैल्शियम किसमें आ गया है, सेल में आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि क्या करता है, सोडियम को अंदर और कैल्शियम को बाहर, सोडियम को अंदर कैल्शियम को बाहर। अब होता क्या है, फर्ज करो आप बड़े माशाल्लाह साइंसदान बने, और आपने क्या किया, आपने एक मरीज को क्या दे दिया, थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक ने क्या किया, इस सोडियम को अंदर नहीं आने दिया, इस सोडियम को अंदर नहीं आने दिया। अगर आप गौर करें तो जब ये सोडियम अंदर नहीं आएगा, जब ये सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे सोडियम की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। यहाँ पे सोडियम की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। और अब जरा मुझे माशाल्लाह आप बताएंगे कि अगर अंदर सेल डेफिशिएंसी हो जाए, तो जो ये वाला ट्रांसपोर्टर है जो कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है, सोडियम को अंदर लेके आ रहा है, ये ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? सोडियम को ये ज्यादा अंदर लेके आएगा, कम अंदर लेके आएगा? जल्दी बताएं, शाबाश, आज तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। जल्दी बताएं। डॉक्टर अनम एक्सीलेंट, ज्यादा। बाकी डॉक्टर आयशा और बाकी जितने भी आंसर कर रहे हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब भी हम थायराइड डायरेटिक देंगे, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, अंदर हमारे सोडियम की कमी हो गई है, और अंदर जब सोडियम की कमी होगी तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर आने की कोशिश करेगा। जब ज्यादा से ज्यादा अंदर आने की कोशिश करेगा तो किसको बाहर फेंक देगा, कैल्शियम को। किसको बाहर फेंक देगा, कैल्शियम को। कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और जो इसमें आपने बात याद रखनी है, जो आपकी फार्माकोलॉजी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो मैंने आपको बता दिया है, कि जो आपके थायाजाइड डायूरेटिक होते हैं ना, जो आपके थायाजाइड डायूरेटिक होते हैं, आपको कुछ नहीं याद रहता, आपने ये लाजमी याद रखना है कि ये कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, स्पेयर कर लेते हैं। कैल्शियम स्पेयरिंग है ये, मतलब कि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जब भी किसी बंदे को हम थायराइड डायरेटिक देंगे तो उसमें कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा होगी वो मैंने आपको समझा दिया है।
यस, डॉक्टर अदनान आपने बिल्कुल सही बता रहे हो, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया। अगर किसी बंदे को क्या है उसके यूरिन में कैल्शियम ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए हम देते हैं थायजाइड डायरेटिक। उससे क्या होता है, कैल्शियम उसका वापस उसके ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ये हम आगे जाके फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। सिर्फ इधर लिखा हुआ है, और ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि जो आपके थायजाइड डायरेटिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, ये कैल्शियम को स्पेयर कर लेते हैं। ये कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, स्पेयर कर लेते हैं, मतलब ये रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, यूरिन में गटर में नहीं जाने देते। ये होगी अहम बात। उसके बाद उसके बाद अगर आपको याद है या नहीं, हम वो है ना कि जब पीटीएच है, जो जब ये पीटीएच था, जब ये पीटीएच आता है तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम को भी रीअब्सॉर्ब करता है। और मैंने आपको अल्लाह के बंदो बताया था कि जब पीटीएच बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मैग्नीशियम को कम भी कर देता है। ये आपने याद रखना है। अगर पीटीएच नॉर्मल अमाउंट में है तो मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब करता है, लेकिन अगर पीटीएच बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये मैग्नीशियम को बाहर भी फेंक देता है। ये वहां पे बात पे लिखी हुई है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी। उसके बाद पीटीएच, जब आपने ये बात याद रखनी है, जब भी पीटीएच आएगा, पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम के रिसेप्टर को बढ़ाएगा, कैल्शियम के डिफ्यूज चैनल को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज कर जाएगा, और क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पीटीएच इस तरह हमारी किडनी पे काम करता है। अब हम इसको समझते हैं, इसकी थ्योरी को, कि जो आपका अर्ली डीसीटी है, इसमें क्या होता है, इसमें रीअब्सॉर्ब होते हैं, इसमें क्या रीअब्सॉर्ब होते हैं, रीअब्सॉर्ब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं वापस, यूरिन से वापस किस में बुला लेते हैं, घर बुला लेते हैं, ब्लड में बुला लेते हैं। और इम्परमिएबल टू वाटर, जो आपका डीसीटी होता है, इट इज आल्सो इम्परमिएबल टू वाटर। अब आपने याद रखना है कि जो परमिएबल टू वाटर है ना, जो फ्रीली परमिएबल टू वाटर है, वो आपका क्या था, वो आपका क्या था, जेंट्स टॉयलेट, मतलब कि आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या था, इम्परमिएबल टू वाटर था। डीसीटी भी इम्परमिएबल टू वाटर है, इम्परमिएबल टू वाटर है। चूंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है और हम यूरिन से क्या निकाल रहे हैं, हम सल्यूट बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, ये यूरिन जो होगा उसको ये क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, उसको पतला कर देगा। जाहिर बात है, फर्ज करो ये एक गिलास है और इसमें पानी है और नमक है। ठीक है, मैं नमक को बाहर निकाली जा रहा हूँ, पानी वैसे का वैसा ही है, तो क्या होगा, मेरा जो सोल्यूशन है वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस वजह से अर्ली डीसीटी और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दे मेक यूरिन डाइल्यूट। बट जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो क्या करता है, वो यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है। ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद एक और थोड़ी बहुत अहम बात है, इतनी कोई खास नहीं है, वो ये है कि 5 to 10% सोडियम क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 5 to 10% सोडियम क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एक और वो बात मैंने आपको अभी बताई है कि जो पीटीएच होता है ना, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किसको, कैल्शियम और सोडियम के एक्सचेंजर को। जो कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंजर होता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, ये कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके आता है। जब कैल्शियम ज्यादा आता है तो कैल्शियम बाहर जब जाता है तो सोडियम अंदर आ जाता है। मतलब आपने याद रखना है कि डीसीटी में क्या होता है, जब पीटीएच आता है, डीसीटी पे आके लगता है तो कैल्शियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, जब हम थायजाइड डायरेटिक देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने याद रखना है 5 to 10% सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर देता है। ये इतनी कोई खास अहम बात नहीं है।